विशेष पेशकश नेता हम ही हैं कल के में आपका स्वागत है। आज हम रूबरू होंगे अमित शर्मा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कांग्रेस की नई पीढ़ी का जाना पहचाना चेहरा। तो अमित जी आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये राजनीति में आखिर ये पहली चॉइस थी या आखिर कोई ऐसी स्थिति बनी जो आपने राजनीति को आपको चुनना पड़ा? कोई काम नहीं तो राजनीति में आ गई क्या? नहीं, मुझे हालांकि मैंने पढ़ लिख कर राजनीति की शुरुआत की है और एक लक्ष्य था, एक एम था कि शुरू में थोड़ा मानव सेवा में जाने का, क्योंकि हमने वो अपने बचपन के पहलुओं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। पिताजी को भी मानव सेवा करते हुए देखा और एक लक्ष्य था कि नहीं कुछ करना है और हटकर करना। लेकिन स्कूली शिक्षा के बाद जी, कॉलेज में पहुंचने के पहले कोई मोड़ आया क्या आपको? मेरा 10th में के बाद मैंने 11th में मैथ साइंस लिया और 11th में मैथ साइंस से ही मैंने 11th और 12th करा। फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, मेरा इंजीनियरिंग सेलेक्ट हो गया, दुर्ग में सिलेक्शन हुआ और मैं 1 महीने वहाँ रहा भी। लेकिन दुर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ये 97-98 की बात है। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ रहने के बाद ये सोचा कि मैं शायद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो अपने आप से कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर रहा हूँ। मेरा शौक़ इसमें नहीं था, लक्ष्य मेरा इसमें नहीं था, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने भोपाल आके हमीदिया कॉलेज में एडमिशन लिया और बीकॉम फिर मैंने करा, एमकॉम हमीदिया कॉलेज से करा, फिर यूनिवर्सिटी में बीपीएड करा, एमपीएड करा और तमाम फिर पढ़ाई भी करता गया। पढ़ाई जारी। जी बिल्कुल। और राजनीति का चस्का कैसे लगा? ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं सबसे पहले जब हमीदिया कॉलेज में गया तो देखा मैंने, और कई बार पढ़ने लिखने का भी थोड़ा बहुत शौक है, तो शंकर दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के और देश के तमाम राजनेता जो मुख्य पृष्ठभूमि पर हैं वो लोग भी उस कॉलेज से पढ़े हुए, व्यावसायिक कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी उस कॉलेज से पढ़े, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट जो आईएएस आईपीएस हैं वो भी उन कॉलेजों से निकले। तो एक मुझे ऊर्जा भी मिली और लगा कि नहीं, मुझे राजनीतिक जिस क्षेत्र में जाना था वो शायद ये सही प्लेटफॉर्म है। और कॉलेज की लाइफ में सीधे शंकर दयाल शर्मा से प्रभावित हुए या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उस समय के सक्रिय नेताओं ने कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाकया था कि आपको भी लगा कि अब इस लाइन पर आगे बढ़ना है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब धीरे धीरे ज्वाइन करी, चूंकि बड़ा कठिन हुआ करता था उस जमाने में, और पढ़ने के साथ साथ हमने लोगों को देखा कि लोग राजनीति भी कर रहे हैं, तो वहाँ से एक अपनी शुरुआत करी। और एक जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और भोपाल से बड़ा गहरा रिश्ता जिनका है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी से मैं प्रभावित हुआ। और एक हम लोग एक छोटे से केस में, एक हमीदिया कॉलेज में एक घटना हो गई थी। वो तो एमएससीटी में थे। वो एमएससीटी में तो सीनियर थे, तो लेकिन एक घटना हमीदिया कॉलेज में हुई थी। तो पचौरी भाई उस समय रक्षा राज्य मंत्री थे देश के। तो अचानक हमने उनके घर पर जो गवर्नमेंट डायरी है उससे टेलीफोन लगा दिया और बाय लक वो डायरी का जो फोन जब लगा उनके घर पर तो सुबह 6:30 पौने 7 की बात थी। वो दिल्ली से उस समय सुबह भोपाल आया करते थे कभी कभी, तो उन्हीं ने ही फोन उठाया और मैंने अपना परिचय दिया कि ऐसा ऐसे एक घटना हो गई है, पुलिस परेशान कर रही है। घटना क्या थी? कॉलेज के झगड़े? कॉलेज के स्टूडेंट पॉलिटिक्स के झगड़े थे। तो उस समय मैं जानता नहीं था पचौरी जी को। कौन सा झगड़ा था? वो एक चूंकि बुक्स वगैरह का एक आंदोलन चल रहा था वहाँ, जो हम लोगों के बुक्स लाइब्रेरी में नहीं थी, तो इस पर एक आंदोलन बहुत हो रहा था। तो आंदोलन के दौरान पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज भी करा और हम सब लोगों को ले जाकर बंद कर दिया। तब सरकार मध्य प्रदेश में किसकी थी? जब सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की थी। कांग्रेस की आपकी अपनी सरकार, जिससे बाद में आप जुड़े, पचौरी जी उसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कुछ न्याय मिला? निश्चित तौर पे आधे घंटे में सारा सीन जो एक काल्पनिक था, जो सोचा भी नहीं था, एक स्टूडेंट ने, आम परिवार के एक लड़के ने फोन आया और हम लोग सब बाकायदा छूटे और पूरी बात हमारी सुनी गई। और उसके बाद ये भी हुआ कि पचौरी जी ने फिर उच्च शिक्षा मंत्री से बात करी और जो हमारी लाइब्रेरी की समस्या थी वो सॉल्व हुई। मैं इस बात से उनसे बहुत प्रभावित हुआ। ना उससे पहले कोई कांग्रेस में जाने का, ना कोई बीजेपी में जाने का इस तरह से कोई ना लक्ष्य था और ना ऐसी कोई पृष्ठभूमि थी। पर यहीं से सुरेश पचौरी जी की उंगली आपने पकड़ ली। बस उसी समय मुझे याद है कि 98 में हमने शुरुआत पचौरी जी की यहाँ से करी और आज तक ही मेरे परिवार के वो मुखिया के तौर पर भी हैं, हमारे गार्जियन भी हैं और मेरे नेता भी हैं। अभी आपने बीच में, मैं लौटूंगा फ्लैशबैक पे, कई किस्से कहानियां आपसे सुनना चाहूंगा, लेकिन कोरोना काल में एक बड़ा संघर्ष आपने किया है, तभी पचौरी जी ने विशेष ध्यान आपका रखा। जी, निश्चित तौर पे कोरोना का जो संकट
जो मैंने झेला है, जो महसूस करा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो ईश्वर किसी और पहली को लहर ना में दे। तो अपने पार्षद वाले क्षेत्र में आप नगर निगम का आमला लेकर घर घर जा रहे थे, जब पहला सैनिटाइज कर रहे थे, और दूसरी लहर में आप उसकी चपेट में आ गए। पहला फेज था तो हमने लोगों की बहुत मानव सेवा करी, और दूसरे फेज में भी घर घर जहां लोगों को खाने की स्थिति नहीं थी, जहां लोग निकल नहीं पा रहे थे, जहां दूर कहीं किसी क्षेत्र में लोगों के बच्चे जो स्टूडेंट थे वो फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम, उनको भोपाल लाने का काम, लोगों को खाना पहुंचाने का काम, घर घर सैनिटाइज कराने का काम, ये सब करा। तो इसी दौरान ही अचानक न जाने कब किससे ये बीमारी लग गई, और करीब 5 अप्रैल को मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। फिर भोपाल में पचौरी जी ने मुझे एडमिट कराया, भोपाल में जेके हॉस्पिटल में मैं एडमिट रहा, और कुल वहाँ 12 दिन आपकी 12 दिन वहाँ एडमिट होने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ी। और फिर डॉक्टर मेघा दुबे, जो कहीं ना कहीं परिवार की भी सदस्य हैं, उन्होंने फिर मुझे देखा, और चूंकि एमबीबीएस मेघा ने, मेरी साली हैं, मेघा ने हैदराबाद से किया था। फिर उसने डॉक्टर हरि किशन, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े लंग्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने बातचीत कर कर वहाँ मुझे बेड मिला, एडमिट हुआ, यहाँ से मैं एयरलिफ्ट हुआ। मैं धन्यवाद। इस पूरी जो संघर्ष कोरोना को लेकर के जब डॉक्टर की निगरानी में थे, भोपाल से लेकर हैदराबाद, कोई पल ऐसा जब विचलित हो गए हो, हिम्मत हारी हो, या लोगों के ढांढस और उनकी दुआएं काम कर रही थी दवाओं के साथ? निश्चित तौर पे चूंकि बीमारी लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, पहले 55% था, फिर 65 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 85% हुआ, फिर 97% मुझे लंग्स मेरे इन्फेक्टेड हो गए थे। और मैं कहूँगा कि बहुत से पैसे वाले थे जिनके पैसे रखे रह गए, लेकिन शायद उनके साथ दुआएं ज़्यादा न, दवा के साथ दवाओं के साथ दुआएं भी थीं। और मेरे शायद आज मैं जीवन में जो बचा हूँ, मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, मेरी साली का बहुत बड़ा योगदान है, और भगवान के रूप में इस कलयुग में जो डॉक्टर हैं, खासकर मैं उन सब का धन्यवाद दूंगा। और जो डॉक्टर हरिकिशन जी ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मैं हैदराबाद के यशोधरा हॉस्पिटल का भी यहाँ आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और लोगों की जो अनेक दुआएं थी, जो आशीर्वाद था, रंग लाई, वो निश्चित तौर पर रंग लाई। और आज नेता भी हैं और भुक्तभोगी भी हैं कोरोना की, जब अभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है, तीसरी लहर, ओमिक्रॉन, दुनिया भर की चर्चा, तो समाज सेवा से आगे भी कुछ आप अलग कुछ सोचते हैं कि बीमार आदमी की सेवा कैसे करना चाहिए? उसके लिए कुछ एक राजनेता के तौर पर आप कुछ व्यवस्था बनाने की सोच रहे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात अग्निहोत्री जी, अगर कोई राजनीतिक जीवन में है तो निश्चित तौर पर जनता उसे जब ही चुनती है जब उस पर आशा रहती है। और एक अच्छे राजनेता का, अच्छे किसी भी नेतृत्वकर्ता का कर्तव्य बनता है कि जब इस तरह के संकट की घड़ी हो तो वो मानव सेवा की सेवा करे, अपने लोगों की सेवा करे, कहीं ना कहीं उस पल पर लोगों को ढांढस बंधवाने का काम करे, जो मैंने शायद एक करने का छोटा सा प्रयास किया था। और मैं कहूंगा कि इस पूरे कोविड में सिर्फ 2 बातें मैं लोगों को कहूंगा कि संकट का समय तो हमेशा आता है, आज कोविड जैसा वक्त है, लेकिन सिर्फ घबराएं नहीं, अपनों के साथ रहें, और निश्चित तौर पे जो ताकत अपनों की होती है और खुद की हिम्मत होती है, वही आपको एक नई जीत दिलाती है। विल पावर की बात कर रहे हैं। विल पावर। चलिए, पार्षद के तौर पर क्या उपलब्धि? एक से ज्यादा चुनाव जीते, एक ही क्षेत्र से जीते, कांग्रेस के टिकट से जीते, और शायद तब सरकार बीजेपी की थी। अग्निहोत्री जी, फिर एक नया मोड़ था। मैं एनएसयूआई अध्यक्ष था भोपाल का, और अचानक एक बार मेरे नेता सुरेश पचौरी जी का टेलीफोन आया कि मैं घर आना चाहता हूँ, कुछ कर्मचारी नेताओं से मिलना चाहता हूँ। ये बात है सन 2004 की। तो 2004 में चूंकि पार्षद के चुनाव भी आने वाले थे, और पचौरी भाई ने मुझसे कहा कि नेताओं से बात करके कि अगर अमित को चुनाव लड़ा दें तो, चूंकि मैं एक स्टूडेंट लीडर था और मैं समझता था कि निश्चित तौर पे एक राजनीतिक बड़े, अमित जिन सुरेश पचौरी से कॉलेज में झगड़े झंझट के बीच प्रभावित था, पचौरी जी अब अमित को भी एक जीता हुआ चेहरा मान रहे थे कि जो उनकी लाइन को आगे बढ़ा सकता है। निश्चित तौर पे उन्होंने शायद कुछ एक भापा होगा या उनका प्यार होगा, और उन्होंने मुझे ये कहा कि अब तुम्हें पार्षद का चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा कि भाई साहब, ये बहुत बड़ा चुनाव है, मैं तो स्टूडेंट लीडर हूं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये सब ज्ञात नहीं था और पता नहीं था कि क्या स्थिति होती है। और अचानक ही उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का पार्षद का टिकट भी दिया,
और मेरी वार्ड 31 की टिकट जनता, सुरेश पचौरी के कोटे से या सर्वसम्मति से? नहीं, सर्वसम्मति से मुझे टिकट मिला, पूरी कांग्रेस पार्टी नाम ने। पचौरी जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा योगदान सुरेश पचौरी जी का था। और लगातार मैं ये कहूंगा, मेरा ही नहीं, भोपाल ही सहित मध्य प्रदेश के अगर कहीं भी अब राजनीतिक पृष्ठभूमि के आज वो पुराने नेता अगर देखोगे तो नौजवानों के तौर पर अगर पहले किसी ने उंगली पकड़ी थी उनको आगे बढ़ाने की, तो मुझे गर्व है वो सुरेश पचौरी जी थे। और सुरेश पचौरी जी ने ही लोगों को, बहुत लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन भोपाल की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लगातार राज्यसभा में उन्होंने लंबी यात्रा की है। लेकिन बात वही, पहला चुनाव जीतने के बाद दूसरा चुनाव कैसे जीते, उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ, चाहे पार्षद हो, विधायक हो, एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है। तो क्या काम बोला आपका? देखिए, जब 2004 में इलेक्शन हुआ तो जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बिल्कुल, और कांग्रेस, जब कांग्रेस नहीं थी, लेकिन ये जनता का प्यार था, लोगों ने उम्मीद जताई कि एक नया लड़का है, कुछ करेगा, एक भावनाएं थी। निश्चित तौर पे मैंने कभी राजनीतिक लक्ष्य से नहीं, लोगों की मानव सेवा का लक्ष्य मैंने पहले से ही था। एक मन में लोगों की मदद करने की कोशिश का जो एक अपनापन होता है वो मेरे प्रति लोगों में था, तो मैंने उसकी शुरुआत तो करी। आपके और क्षेत्र के अपने मतदाताओं, जनता के प्रति न्याय किया, कुछ उपलब्धि आपके दो निश्चित तौर पे जीतने के बाद आप खुद देख सकते हैं, आपके चैनल ने कई बार दिखाया है, मैंने बहुत सुंदर पार्कों के निर्माण कराए। और जो लोग सोच नहीं सकते, जो उस पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में, चूंकि मेरा पूरा क्षेत्र शासकीय है, जहां शासकीय कर्मचारी 99% निवास करते हैं, और खासकर एक अग्निहोत्री जी वो पढ़े लिखे हैं। मेरा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो 99.99% लोग पढ़े लिखे हैं, और कर्मचारी और कर्मचारी क्षेत्र ज्यादा है। उन लोगों ने अगर विश्वास जताया था तो निश्चित तौर पे मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करा था। दो चुनाव जीतने के बाद अब क्या है? अब तो चुनाव बहुत दूर है नगरीय निकाय के। देखिए, दूसरा भी चुनाव बड़ा टफ था, तभी भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और हमने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। और हराने के साथ एक अलग हटकर काम करने का हम लोगों ने एक मॉडर्न पार्क बनाए, एक आई लव इंडिया, जो हमारे वार्ड में अगर आप देखोगे गूगल मैप पर, अगर भोपाल के कुछ चुनिंदा चिन्हित अच्छी जगहों का अगर नाम आता है तो हमारे तुलसी नगर का आता है। मुझे गर्व है कि मैं उस क्षेत्र का निवासी हूं और मैंने उसको करने का एक छोटा सा प्रयास। अब क्या सोचा है आपने? अब तो चुनाव दूर है, चुनाव क्या विधानसभा का लड़ने का इरादा रखते हैं? निश्चित तौर पे चूंकि राजनीति में हैं तो एक मानव सेवा निरंतर आगे बढ़ती रहे, तो ये लक्ष्य है। अगर पार्टी मौका देगी आने वाले समय में तो निश्चित ही मैं विधानसभा के लिए ऐसा महसूस करता हूं कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा, एक नया को स्वरूप देने का प्रयास करूं। कांग्रेस में आपके समकालीन कई नेता छोड़कर भाजपा में चले गए, कुछ बदलाव आया, कांग्रेस के अंदर बगावत हुई। अमित शर्मा को नहीं लगा कि अब कांग्रेस छोड़ देना चाहिए? देखिए, समय है, निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि जितना अपने नेता से सुना है, जितना हमने कुछ पढ़ा है, तो लगातार ऐसा समय संकट का लगातार आता गया है। कांग्रेस, मैं समझता हूं कि आज जिस दौर से गुजर रही है, इससे बुरा वक्त कभी नहीं है। किस दौर से गुजर रही है आज? और ये खराब दौर क्यों है? लगातार जो राजनीतिक चीजें हैं, नहीं, वो विपक्ष जो सत्ता में है मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली में, वो ज्यादा सशक्त है। मतलब बात बीजेपी और बात की, या कांग्रेस कमजोर है? तो फिर क्यों है ये खराब दौर क्यों है? अग्निहोत्री जी, कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस सन 2008 में भी आ गई थी, हम 78 सीट लेके आए थे, लेकिन कुछ अपनों की और अपनी कमियां होंगी जिनका हमने मूल्यांकन करा, तो निश्चित तौर पे जो कमी थी हमने उसको सुधारने की। नहीं, आप खराब दौर की बात कर रहे हैं, खराब दौर से गुजर रहे हैं। मैं उसी खराब दौर, नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, सरकार अगर नहीं है तो खराब दौर है। अगर कहीं ना कहीं आप राजनीतिक तौर पर हैं और मानव सेवा में हैं और सत्ता में ना आ पा रहे हैं, तो अपनी कहीं चूक है और ये दौर बुरा वक्त है। एक आज पॉलिटिशियन के हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा खुलकर, क्योंकि आपने ही कहा है, तो ये दौर लंबा चलेगा अभी, और अगर नहीं चलना बिल्कुल नहीं चलेगा, कैसे हो सकता है? देखिए, वो कमजोर कड़ियां क्या है जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है? क्या कांग्रेस की बागडोर सही व्यक्ति के हाथ में नहीं है, या उनकी टीम सही नहीं है, या फिर उनके नाक कान आंख जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो सही बात उन तक नहीं पहुंचती है? देखिए, अग्निहोत्री जी वर्तमान में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पे उनके अनुभव का कांग्रेस, मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी लाभ ले रही है। उनका एक बड़ा इतिहास है राजनीतिक संघर्ष का। उनके इतिहास में ये भी लिखा है, उनके इतिहास में, बात कमलनाथ की हो रही है जी, उनके इतिहास में यह भी लिखा है कि सिंधिया का चेहरा सामने था लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया,
वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सिर्फ एक सीट आती है। बात उसकी नहीं है, बगावत हो जाती, सिंधिया चले जाते हैं तो फिर 28 सीट होती तो भी एक मौका गवा देते हैं। और उसके बाद भी जो चुनाव होते हैं 4, अभी उसमें भी परफॉर्मेंस कांग्रेस का बेहतर नहीं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है। ये युवा नेता अमित शर्मा क्या सोचता है? देखिए, जिस तरह से अग्निहोत्री जी पांचों उंगली बराबर नहीं होती, तो एक समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमेशा समय बुरा भी आता है तो अच्छा भी आता है। देखिए, जनता ने 2018 में अगर जिस नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं कि अगर उनमें कमी होती, अगर कमलनाथ जी में कमी होती या कांग्रेस संगठन कमजोर होता, तो 2018 में कांग्रेस की सत्ता, ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिद्वंदी, देखिए ज्यादा और कम से मतलब नहीं है, लेकिन सत्ता के लक्ष्य पर मतलब है। जो एक बहुमत का आंकड़ा था, वो बहुमत का आंकड़ा जनता ने कांग्रेस पार्टी मान लिया अमित जी कि बहुमत का आंकड़ा आपके पास था, आपके पक्ष में था, सरकार आपकी बनी, निश्चित फिर चली तो गई ना, तो उसकी वजह क्या थी? देखिए, जिस तरह से कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, आप राजनीति में क्या एक सबसे बड़ा योग मानते हैं? लेकिन घर के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होती सबको साथ लेके चले? देखिए, घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, जब मैंने कहा ना कि जब विभीषण अपने घर में ही पैदा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक और प्रलोभन की स्थिति में फंस जाते हैं, तो परिवार इस तरह ही बिगड़ता है जिस तरह हमारे कांग्रेस पार्टी हमारे 2018 में कहीं ना कहीं चलने से बिखर गई, सत्ता से निकल गई था। उसके बाद चुनाव हुआ गद्दार का, लेकिन जनता ने तो फिर आपके उस मोहर नहीं लगाई। देखिए, ये किसी भी बाई इलेक्शन जब होता है, जो मैंने भी पढ़ा है लगातार, जो पूरी मशीनरी काम भारतीय जनता पार्टी की कर रही थी, और जिस तरीके से बाई इलेक्शन एक कहीं ना कहीं कड़क होकर, मजबूरी होकर और लोगों को दबाव बनाकर जो इलेक्शन हुआ है। अच्छा, एक बात और देखें अग्निहोत्री जी, जो आंकड़ा है वो कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कोई 50,000 या 1 लाख वोटों से हारा है। निश्चित तौर पे जो लगातार एक दबाव बनाने की कोशिश सिंधिया जी ने सरकार के माध्यम से की, 28 उपचुनाव में हारा है ना। देखिए, एक दो उदाहरण की बात नहीं है, बात हार और जीत तो लगी रहती है। निश्चित अगर इस तरह होता तो न जाने कांग्रेस को वोट ही नहीं मिलते, जिस तरह से सिंधिया जी ने कहा था, जिस तरीके से सिंधिया जी लगातार कह रहे थे और सरकार कह रही थी कि वहां पर कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे, हम बहुत बड़ा बात लेके आ जाएंगे। अब कांग्रेस बेहतर कैसे हो सकती है? नेतृत्व सही हाथों में है, या फिर अब ये वक्त का तकाजा है कि राहुल गांधी को कमान सौंपी जाना है तो राज्यों में भी युवा नेतृत्व सामने लाया जाए? अमित जी क्या सोचते हैं? देखिए, आज भी अगर विधानसभा का हम आंकड़ा देखें तो आपको नए नए नौजवान विधायक के तौर पे मिलेंगे। कुणाल चौधरी नए नौजवान हैं, ठीक है, दिग्विजय सिंह जी के बेटे हैं, जयवर्धन सिंह जी नौजवान हैं, उमंग सिंगार नौजवान हैं, जीतू पटवारी जी नौजवान हैं, तमाम और ऐसे कई चेहरे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों पर विश्वास रखा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उस टिकट पर और जनता के चेहरे पर खरा उतरने का प्रयास किया। 2018 के पहले वक्त है बदलाव का, वो सरकार के बदलाव का था, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर अब बदलाव की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है? देखिए, ये तो सर्वोच्च नेतृत्व तय करेगा, और आज मैं समझता हूं कि जिस तरीके से एक नौजवान होने के नाते अगर अनुभव नहीं है तो भी हम कभी कभी पिछड़ जाते हैं। आज हमारे पास एक अनुभवशील, संघर्षशील और एक अच्छा चेहरा नेतृत्व में है। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई बदलने की आवश्यकता है। और खासकर मैं एक बात और बता दूं अग्निहोत्री जी, कमलनाथ जी के बारे में, कि जिस तरीके से अभी लगातार संगठन में, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे वो संभाग स्तर का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, आप देखेंगे कि नए नए नौजवानों को एक नई नई कमान मिली है। और आज भिंड के अध्यक्ष को देख लिए, दीपक शर्मा को हमारे साथ का लड़का मान लेते हैं कि नई टीम, नए लोगों को कमलनाथ जी ने मौका दिया और एक पुराने अनुभव और नई ऊर्जा के साथ हम दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। नंबर 1 नेता इस वक्त कौन है ज्योतिरादित्य के कांग्रेस छोड़ने के बाद, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह? देखिए, ये अनेक असंख्य लोगों की पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता के तौर पर नेता काम करते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा अगर प्रतिद्वंदिता होने लग जाएगी तो वो राजनीतिक संगठन नहीं बचेगा। मेरा नहीं, सीधा है, मेरा ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी भी बड़े नेता हैं, कांतिलाल भूरिया जी भी बड़े नेता हैं, अरुण यादव जी भी बड़े नेता हैं और दिग्विजय सिंह जी भी बड़े नेता हैं। दो में से एक पद कमलनाथ जी को छोड़ देना चाहिए। दिग्विजय सिंह के लिए ही सही, यदि अनुभवी चेहरा है तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दें। जमीन पर तो लड़ाई वही लड़ रहे हैं। देखिए, इतने बड़े निर्णय को सर्वोच्च नेतृत्व करेगा तो मैं समझता हूं कि शायद मेरा बोलना ठीक भी नहीं रहेगा और मेरे अनुभव से वो उचित भी नहीं। ये 15 महीने की सरकार में
नया नेतृत्व सामने लाया गया, लेकिन सुरेश पचौरी, अजय सिंह, मुकेश नायक ये वो नेता हैं जो तो विलुप्त हो गए थे। नहीं, इस तरह से नहीं है, विलुप्त नहीं हुए। पचौरी जी अपने संगठन का काम बखूबी देख रहे विलुप्त थे। कर दिया गए। निश्चित तौर पे लगातार ही कमलनाथ जी के साथ हर चीजों में, हर राजनीतिक चीजों में, हर जगह रैली में, हर चुनाव में आपको मुख्य धारा में दिखे होंगे। अरुण यादव आपको मुख्य धारा में दिखे। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उनको खंडवा से टिकट नहीं दिया गया। देखिए, अगर वो खुद मना कर रहे हैं, अगर वो जिताऊ उम्मीदवार नहीं है तो पार्टी के लिए क्या उपयोगी है? कम से कम कमलनाथ कांग्रेस के लिए। अग्निहोत्री जी, पूरी मीडिया ने कहा कि अरुण यादव जी ने स्वयं ये कहा कि मेरे पारिवारिक कारणों से मैं नहीं लड़ना चाहता। वो कहनी बात अलग होती है, लेकिन जो सर्वे होते हैं जो कमलनाथ जिसको टिकट देना है अगर वही मना करेगा तो फिर कैसे पार्टी लड़ा देगी? क्यों? पार्टी लाइन बहुत कुछ होती है। पार्टी लाइन बहुत कुछ होती है, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मैं शायद अपने आप को ठीक नहीं समझ रहा। अमित जी, आप सुरेश पचौरी की उंगली पकड़ के कांग्रेस में जाना पहचाना नई पीढ़ी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। आप क्या मानते हैं कि अब कांग्रेस में किस तरह से बदलाव की आवश्यकता है, जिससे कि अगले 1.5 दशक की, खासतौर से जब बीजेपी बदल रही है तो वो कांग्रेस में क्या होना चाहिए? मंडलम सेक्टर की जो बात कर रहे हैं आप, वही पर्याप्त है या कुछ और? नहीं, निश्चित तौर पे बूथ स्तर पर जो मजबूती है, हमें उस मजबूती को और नापना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। संगठन क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा, नए नौजवानों को और आगे लाना पड़ेगा, और कांग्रेस की विचारधारा के बारे में जो कहीं ना कहीं इतिहास को भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में कुचलने का काम कर रही है, हमें लोगों को उस स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों से लेकर और आज दिनांक तक कांग्रेस के उस बलिदान को बताना पड़ेगा। बहुत लंबी चर्चा हो सकती है निश्चित, लेकिन एक युवा अमित से मैं जानना चाहता हूं, क्या ये वक्त आ गया है कि बिना समय गंवाए अब राहुल गांधी को कमान सौंपी जाए, या फिर आप प्रियंका गांधी में एक नई संभावनाएं तलाश रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी में भी एक नई संभावना है, राहुल गांधी जी में भी एक संभावना है। निश्चित तौर पे जो सर्वोच्च नेतृत्व तय करेगा, और राहुल जी एक देश में, अग्निहोत्री जी ऐसा चेहरा है कि जहां पर आज पूरा सर्वोच्च विपक्ष आज बोलता तो है, लेकिन मुखर होकर बोलने को कोई पार्टी तैयार नहीं है। सिर्फ एक देश में राहुल गांधी है जो कहीं ना कहीं आज मोदी के सामने, सत्ता के सामने खुली चुनौती देते हैं और सच को कहने का साहस रखते हैं। अमित जी, आप युवा हैं, मैं बार बार युवा की बात कर रहा हूं। नेता, आप तो कहेंगे नेता हम ही हैं कल के, क्या ये सुनना और कहना पसंद करेंगे आप? निश्चित तौर पे हर पीढ़ी में जैसे एक कोई भी पेड़ होता है उसमें पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो निश्चित तौर पे एक नए नौजवानों का समय तो जो आ चुका है और नए नौजवान जो हैं, चुनाव लड़ने की बात कही, जिस क्षेत्र से आप पार्षद के तौर पर प्रतिनिधित्व करते रहे, वहां से पीसी शर्मा चुनाव जीते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे पीसी शर्मा जी चुनाव जीते। उनका दावा अगले चुनाव में उनको चुनौती अमित देंगे, पार्टी के अंदर ही सही? देखिए, चुनौती कहीं किसी पार्टी में और हम परिवार में हैं तो चुनौती नहीं हो सकती, एक सामंजस्य हो सकता है। परिवार के वो मुखिया हैं, चुनाव लड़ना चाहिए या घर बैठना चाहिए? नहीं, देखिए, जो ये बात पार्टी तय करेगी। पार्टी को लगता है कि लेकिन आप अपना दावा पेश करेंगे? निश्चित तौर पे अगर पार्टी कहेगी कि अमित को चुनाव लड़ना चाहिए, मैं अपनी पूरी ताकत से, पूरे जिम्मेदारी से पार्टी का निर्वहन करूंगा उस पद का। और अगर पार्टी कहती है कि नहीं, अभी भी पीसी शर्मा जी तो हमारे नेता हैं, निश्चित तौर पे हम 2023 में उनको फिर जिताएंगे और 23 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बतौर प्रवक्ता कांग्रेस विरोधी से ज्यादा अपनी कांग्रेस को क्या संदेश देंगे? देखिए, अगर मैं कहूंगा कि बात विरोधी की नहीं है, अपने संगठन को जब हम बड़ी कुशलता से मजबूत करते हैं तो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर विपक्ष कोई भी हो, सामने प्रतिद्वंदी कोई हो, हम अपनी सेना को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम कोई भी चीज न जीत पाएंगे। इसीलिए हमारी सेना तैयार है नौजवानों के साथ और पुराने अनुभवियों के साथ। निश्चित तौर पर हम 2023 में लक्ष्य कोई बात, वो कोई कांग्रेस संदेश पार्टी की जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, और किसको देना चाहते हैं? अपने क्षेत्र के मतदाताओं को, जनता को, कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, वो बात अमित कह सकते हैं? इस समय तो कोविड का संकट है, मैं लोगों से यही कहूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों से, भोपाल, मध्य प्रदेश, कि घबराएं नहीं। दौर हमेशा अच्छा और बुरा दोनों होता है, ये भी दौर चला जाएगा और फिर हमारा मध्य प्रदेश एक नए मध्य प्रदेश की तौर पर उभरेगा। देश एक नए कीर्तिमान और नए लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। और मैं अपने लोगों को सिर्फ यही कहता हूं कि राजनीति में जो अच्छा काम करते हैं उनको आगे लाने की कोशिश और करें, और आपका एक सहयोग और एक कदम और आगे बढ़ाएं। जो यहां तक मुझे लाए मेरे मतदाता, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। चलिए, अमित शर्मा एक युवा चेहरा जो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में
पुराने और अनुभवी नेताओं की पार्टी को आवश्यकता वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं इशारों में ही सही कि नए चेहरों को सामने लाया जाए और ये वक्त है बदलाव का और ये देखने को मिलना चाहिए। तो नेता हम ही है कल के एक नई शख्सियत के साथ फिर हम मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।